हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इंटेंसिव लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। ठीक, तो आज हम लोग तीसरी वीडियो बनाने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की। हमने इससे पहले 2 वीडियो देख ली है, ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले दोनों वीडियो जो बताई गई हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर ना आई हो तो आपका सही ऑप्शन है व्हाट्सअप करो, आंसर लो, समझो, समझाओ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी। अगर हम बात करें किसी गैस की, अगर हम बात करें कोई भी गैस है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, किसी भी गैस के अंदर जो ऊर्जा उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा। जैसे कि इसमें लिखा गया आंतरिक ऊर्जा। तो किसी भी गैस के अंदर 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, उन कणों की गति के कारण इसमें होती है आंतरिक गतिज ऊर्जा। ठीक, इनके अणुओं की गति के कारण होती है आंतरिक गतिज ऊर्जा। इसका रीजन क्या होता है? अणुओं की गति। सेकंड हमारा है आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, यानी आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। ये किसके कारण होता है? जो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होती है वो अणुओं की विशेष स्थिति या इनके बीच उपस्थित इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा अणुक बल। जो कि स्थितिज ऊर्जा होती है उसके कारण होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण होती है। ठीक, तो किसी भी अणु के अंदर, किसी भी गैस के अंदर ये 2 प्रकार की ऊर्जा होती हैं, आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। इसमें आप थोड़ा सा लिख लो। किसी उष्मागत की निकाय में अणुओं की गति एवं संरचना के कारण, किसी उष्मागत की निकाय में अणुओं की गति एवं संरचना के कारण जो ऊर्जा होती है निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। लाइन चेंज करके पहले लिख लो आंतरिक गतिज ऊर्जा। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला आंतरिक गतिज ऊर्जा, यह अणुओं की गति के कारण होता है। यह आप लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। सेकंड लिख लो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। ये सेम लिख लो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, जो क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अणुओं के बीच उपस्थित अंतरा अणु बल के कारण होता है। ठीक, तो अब अगर हम इन भाई साहब को थोड़ा डीप में देखें, जो हमारा आंतरिक गतिज ऊर्जा है, किसी भी कण की जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है ये 3 प्रकार की होती है। अगर कोई कण है, कोई भी अणु है, तो 3 प्रकार गति कर सकता है। एक स्थानांतरित गति करेगा, एक घूर्णन गति करेगा, और एक क्या करेगा? वाइब्रेशन करेगा। कोई मॉलिक्यूल होंगे, एक तो अपनी जगह पर ऐसे से वाइब्रेट करेगा, एक वो घूर्णन करेगा, ठीक, रोटेशन करेगा, एक क्या करेगा? स्थानांतरित गति करेगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा? 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होता है यू इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल, यू ट्रांस प्लस यू वाइब्रेशन प्लस यू रोटेशन। तो जो गतिज ऊर्जा होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यू ट्रांसलेशनल यानी कि स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, प्लस ये क्या होगा? वाइब्रेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? कंपन गतिज ऊर्जा, या फिर घूर्णीय गतिज ऊर्जा। यहां तक आप लिख लीजिए, अगली हेडिंग डाल दीजिए। अगली हेडिंग लिखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अगली हेडिंग होगी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। हमारी अगली हेडिंग होगी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम।
ऊष्मागति का प्रथम नियम। जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मागति के प्रथम नियम को ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर किसी निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाए तो ये जो ऊष्मा होगी वो दो चीजों में खर्च होगी। जो ऊष्मा होगी वो दो चीजों में खर्च होगी। पहला जो होगा निकाय के तापमान को बढ़ाने में, और दूसरा होगा निकाय की कार्य में। तो जो क्यू होगा वो इक्वल टू होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारा क्या है, ऊष्मागति का प्रथम नियम। ऊष्मागति प्रथम नियम के अनुसार किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा दो चीजों में होती है, निकाय के तापमान को बढ़ाने में तथा निकाय पर कार्य करने में। तो आप लोग इसको लिख लो, ऊष्मागति का प्रथम नियम, हेडिंग डालो और इसमें लिखो इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा दो भागों में प्रयुक्त होती है। पहला ताप बढ़ाने में यानी डेल्टा यू, दूसरा निकाय द्वारा किए गए कार्य में यानी कि डब्ल्यू। अर्थात Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम इसको अवकल रूप में लिखें, अवकल रूप में क्या हो जाएगा, बस जो डी लगा देना, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम मान लें गाड़ी ले लो, ठीक, हमारी टू व्हीलर्स होती है ना। अगर हम उसको ऊष्मा दें या फिर ऊर्जा दें, तो जो ऊर्जा होगा वो दो चीज में खर्च होगा। मान लो हमने ऊष्मा उसको पेट्रोल के रूप में दे दिया, हमने उसको पेट्रोल दिया, अब वो दो रूप में खर्च होगा। पहला काम क्या होगा, उसका जो इंजन है उसको कार्य करने की क्षमता प्रदान करेगा, तथा दूसरा काम क्या करेगा, उस इंजन के तापमान को बढ़ा देगा। ठीक, तो ऊष्मागति का प्रथम नियम कहता है कि जो ऊष्मा दी गई है, ये जितना तापमान बढ़ा है वो और जो कार्य किया है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी ऊष्मागति का नियम क्या कह रहा है कि जो ऊर्जा दी गई है और जो हमको ऊर्जा मिल रही है, चाहे जितने रूप में मिले वो ऊर्जा, उन दोनों का योग क्या होगा, वो समान होगा। ठीक, ये हमारा ऊष्मागति का प्रथम नियम है। इसीलिए इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। हमने जितनी ऊर्जा ऊष्मा दी है वो हमें दो रूप में मिला, दोनों का योग क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, तो आप इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले लिखो, बस आप लिख लो। पहले लिखो, यदि निकाय को ऊष्मा दी गई हो तो ऊष्मा धनात्मक होगी। यदि निकाय को ऊष्मा दी गई हो तो ऊष्मा धनात्मक होगी। यदि निकाय से ऊष्मा ली गई हो तो ऊष्मा यानी कि Q, तो ऊष्मा ऋणात्मक होगी। यदि निकाय को ऊष्मा दी गई हो तो ऊष्मा धनात्मक होगी। यदि निकाय से ऊष्मा ली गई हो तो ऊष्मा ऋणात्मक होगी। दूसरा पॉइंट लिखो, यदि निकाय का ताप बढ़ रहा हो, जाहिर सी बात है, यदि निकाय का ताप बढ़ रहा हो और अगर आप इसको ना कोरिया के बच्चे से भी पूछोगे कि अगर किसी निकाय का तापमान बढ़ रहा है तो जो उसका ऊर्जा होगा वो क्या होगा, तो उसमें जो डेल्टा यू होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अगर निकाय का ताप बढ़ रहा होगा तो डेल्टा यू धनात्मक हो जाएगा, और अगर निकाय का ताप घट रहा होगा, तो डेल्टा यू ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, अब जो समझने वाली बात है ना, फिर तीसरा पॉइंट है, ये दोनों ठीक है। अगर ऊष्मा बढ़ रहा है तो Q का मान धनात्मक, ऊष्मा घट रहा है तो Q का मान ऋणात्मक। अगर तापमान बढ़ रहा है तो U का मान धनात्मक, तापमान घट रहा है तो U का मान ऋणात्मक। जो थर्ड पॉइंट है ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, यदि निकाय द्वारा
कार्य किया जाए, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो W का मान धनात्मक होगा, तो W का मान धनात्मक होगा। और अगर यदि निकाय पर कार्य किया जाएगा तो W ऋणात्मक होगा। यदि निकाय पर कार्य किया जाएगा तो W ऋणात्मक होगा। तो मैंने आधा लिखा है, आप इस लाइन को पूरे लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे यदि निकाय की ऊष्मा बढ़ रही हो तो Q का मान धनात्मक होगा। फिर उसी में सेकंड पॉइंट लिखोगे यदि निकाय की ऊष्मा घट रही हो तो Q का मान ऋणात्मक होगा। फिर दूसरा पॉइंट बनेगा यदि निकाय का ताप बढ़ रहा हो तो डेल्टा U धनात्मक होगा। निकाय का ताप घट रहा हो, निकाय का ताप घट रहा हो तो डेल्टा U ऋणात्मक होगा। यदि निकाय द्वारा कार्य किया गया हो तो W धनात्मक होगा। यदि निकाय पर कार्य किया गया हो तो W ऋणात्मक होगा। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। सर एक पॉइंट और बचा नहीं हो गया। अब आगे इसकी लिमिटेशन, ऊष्मागति की लिमिटेशन की सीमा है। अगर हम बात करें सीमाओं की तो पहली जो इसकी लिमिटेशन है, सबसे पहली जो सीमा है कि जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है, जो ऊष्मागति का प्रथम नियम है, ये सिर्फ इतना बताता है कि जो कुल ऊर्जा होगी वो संरक्षित रहेगी। जो कुल ऊर्जा होगी वो संरक्षित रहेगी। ये कभी ये नहीं बताता कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरफ होगा। जैसे अगर हम बाइक वाला एग्जांपल लें, हमने बाइक में पेट्रोल के रूप में एनर्जी डाला, हमने पेट्रोल के रूप में ऊष्मा दिया। अब वो पेट्रोल जो ऊष्मा हमने दी है वो दो रूप में खर्च होगी। पहला बाइक के इंजन को वर्क कराने में और दूसरा उस इंजन के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। ठीक, तो ये ऊष्मागति का नियम कह रहा है कि जितनी हमने ऊष्मा दी है और जो दोनों काम हुए हैं, तापमान बढ़ा है और कार्य किया है, इन दोनों का योग इस दी गई ऊर्जा के बराबर होगा। लेकिन ये नहीं बताता है कि हमने जो पेट्रोल दिया है वो ऊर्जा पेट्रोल से बाइक में गई है या बाइक से पेट्रोल में आई है। वो ऊर्जा की प्रवाह की दर को या फिर प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है। तो लिमिटेशन में पहला पॉइंट आप लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, यह नियम केवल यह बताता है कि, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, वीडियो आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में, पूरा कंट्रोल आपके पास है। आप वीडियो को पॉज कर करके आराम आराम से लिख लीजिएगा। क्लास नहीं है सब रिपीट कीजिए, यहाँ रिपीट करेंगे तो रिपीट ही भर के रह जाएंगे। ठीक ना, चलो। यह नियम केवल यह बताता है कि, यह नियम केवल यह बताता है कि ताप प्रवाहित होने पर ऊर्जा संरक्षित रहेगी। यह नियम केवल यह बताता है कि ताप प्रवाहित होने पर ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ना कि यह बताता है कि ऊर्जा प्रवाह की दिशा क्या होगी। ना कि यह बताता है कि ऊर्जा प्रवाह की दिशा क्या होगी। ना कि यह बताता है कि ऊर्जा प्रवाह की दिशा क्या होगी। अच्छा, सेकंड इसका लिमिटेशन देख लो। सेकंड लिमिटेशन कह रहा है अगर हम ऊष्मागति प्रथम नियम का गणितीय रूप देखें, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर इसमें डेल्टा यू यानी जो तापांतर है, अगर तापांतर जीरो हो तो इस दशा में जो क्यू होगा पूरी तरह से डब्ल्यू हो जाएगा। यानी हम जितनी ऊष्मा दी है वो क्या होगा, पूरी तरह से कार्य में बदल जाएगा, जो कि प्रायोगिक रूप से असंभव है। कैसा भी सिस्टम आप बना लो, उसमें अगर तापांतर जीरो भी रहेगा, ठीक, तो जितनी आप ऊष्मा दोगे वो संपूर्ण ऊष्मा कार्य में नहीं बदल पाएगी। जैसे मान लो अगर ऐसा होता तो जानो जिंदगी में मजा ही मजा था, आनंद ही आनंद था। ठीक है, जैसे मान लो कोई बोट है, कोई शिप है, वो समुद्र में चल रही है। अब जो समुद्र के तली में टच है, शिप का पार्ट, जहाज का जो भाग समुद्र की तली में टच है, पानी में टच है, उस भाग का तापमान समुद्र के पानी के तापमान के बराबर होगा। उस भाग का तापमान समुद्र के पानी के तापमान के बराबर होगा, यानी कि तापांतर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ऐसी दशा में समस्त दी गई ऊष्मा कार्य में बदल जाएगी। और हम जानते हैं पानी अगर बह रहा है तो उसमें स्थितिज ऊष्मा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, मान लो कि ये पूरा समुद्र है और इस पे भाई साहब हमारे एक नाव लेके जा रहे हैं। भाई साहब नाव है, पानी में डूबा रहेगा। ठीक, अब ये इसका पार्ट पानी में डूबा हुआ है ना। अब जितना टेम्परेचर पानी का होगा T, उतना ही तापमान इस बोट का भी होगा जो पानी के संपर्क में है। दोनों का तापमान T हो गया, यानी कि डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो। जब डेल्टा यू हो गया, इस पानी के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, यानी इसमें ऊर्जा है।
और ये जो होता है लोहे का पार्ट होता है, यानी कि यहां से ऊर्जा इस जहाज में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से एक बार जहाज को चलाने के बाद अब दोबारा हमको जहाज को ऊष्मा देने की जरूरत ही नहीं है। जो जहाज है वो पानी से ही ऊर्जा लेके चलता रहेगा, जो कि आप भी जानते हो बिल्कुल नहीं हो सकता है। चाहे तापांतर जीरो भी हो जाए, फिर भी समस्त ऊष्मा को पूर्ण ऊष्मा को पूर्ण कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है ऊष्मागतिकी के नियम की। इसको भी आप लिखो। इस नियम के अनुसार यदि डेल्टा यू बराबर जीरो, इस नियम के अनुसार यदि डेल्टा यू बराबर जीरो हो तो कहां लिखे हैं, यहां लिखे, तो Q बराबर W, अर्थात निकाय संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देगा, जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। अब नीचे एक पॉइंट लिख लो नोट करके, नोट में लिखो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदला जा सकता, किंतु कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, किंतु कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए, इसका एग्जांपल देख लो, हमने नोट लिखा है, ये कह रहा है अगर किसी को हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो जितनी ऊष्मा है वो पूरी ऊष्मा कभी भी किसी भी हाल में पूरे कार्य में परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो जितना कार्य करेगा वो उतनी पूरे कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकता है। जैसे अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करें, हम जितना खाना खाते हैं, जितना हमने ऊष्मा ली, क्या समस्त ऊष्मा हमारे कार्य में जाती है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऊष्मा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी चली जाती है, अदर चीजों में भी व्यय होती है। लेकिन अगर हम जितना कार्य करते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कार्य करें, सपोज करो कि ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ कार्य कर रहा हूं ना, मैं जितना ज्यादा यहाँ कार्य करूंगा, जितना देर तक कार्य करूंगा, उतनी ऊष्मा जनरेट होती जाएगी। तो कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं, लेकिन ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में नहीं बदल सकते हैं। ये दूसरी लिमिटेशन थी। अब हम देखेंगे इसके कुछ अनुप्रयोग, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। प्रथम नियम के अनुप्रयोग। मेरी राइटिंग अच्छी है, मुझे पता है, राइटिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा भैया, ठीक है। चलो, इसमें पहला अनुप्रयोग है चक्रीय प्रक्रम में। अब चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम जब होता है तो जितनी हमने ऊष्मा, जो हमारा इनिशियल आंतरिक ऊर्जा होती है, जो हमारी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा होती है, वो जो हमारा UF, यानी कि जो अंतिम आंतरिक ऊर्जा होती है, इसके पहले हमने आंतरिक ऊर्जा पढ़ा है ना, हमने आंतरिक ऊर्जा पढ़ा था, U इक्वल टू क्या होता है? UP प्लस UK। मैंने ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं लिखने, आप समझ तो गए ना, मैंने इसको एग्जैक्ट नहीं लिखाया है, लेकिन आप जान तो गए आंतरिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का रूप है, उसी का योग है। तो U क्या होता है? UP प्लस UK, ठीक। तो अगर कोई निकाय चक्रीय प्रक्रम में है तो उसकी जो अंतिम आंतरिक ऊर्जा होगी वो बराबर होती है प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा की। यानी ऐसे केस में डेल्टा U क्या हो जाएगा? 0। और ऊष्मागतिकी के अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब डेल्टा U का मान 0 हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 प्लस W, Q इक्वल टू W। अर्थात किया गया कार्य, इसके नीचे लिख लो, अर्थात दी गई ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। दी गई ऊष्मा लिखिए देना, ऐसे लखत रह जाएगा, अर्थात दी गई ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। हालांकि मेरी राइटिंग समझना
बहुत टफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ लो, तुम्हारा ही फायदा है। अर्थात दी गई ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। अब हम सेकंड देखेंगे। जो हमारा सेकंड है वो है विलगित निकाय। विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जो विलगित निकाय होता है, हम जानते हैं विलगित निकाय ना तो वातावरण से ऊष्मा लेता है ना तो वातावरण को ऊष्मा देता है। यानी यहां पर जो Q इक्वल टू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। जब Q जीरो होगा इस द्वारा किए गए कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। अतः ऊष्मा गतिकी के पहिलका नियमवा से, अतः ऊष्मा गति के प्रथम नियम से Q इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डबल ओ, U का मान जीरो प्लस डबल ओ भी जीरो। अर्थात क्या आ गया, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो। अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहेगी, स्थिर होगी। अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर होगी। इसमें शॉर्ट ले लो फट से। ठीक, अब थर्ड जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम आयतनिक प्रक्रम। थर्ड पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम है यानी डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, जीरो। डेल्टा V इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि W इक्वल टू पी डेल्टा V। अब डेल्टा V मान जीरो यानी कि P गुणे जीरो, W बराबर जीरो। W क्या आ गया, जीरो। अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, ऊष्मा गति का प्रथम नियम है क्या, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W का मान जीरो कर दो, Q इक्वल टू डेल्टा U। अब तुम लोग लिखो, हम नहीं लिखेंगे। Q इक्वल टू डेल्टा U, इसके नीचे लिखो। अर्थात Q इक्वल टू डेल्टा U, अर्थात दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में व्यय होगी। अर्थात दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में व्यय होगी। फिर से यह नीचे लिख लोगे, अर्थात दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में व्यय होगी। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट सम आयतनिक हो गया, तो समदाबी भी होना चाहिए, नहीं तो मुंह खुला खोलने बैठा रहेगा। समदाबी प्रक्रमवा। समदाबी प्रक्रम में क्या होगा, डेल्टा पी हमारा कांस्टेंट रहेगा, जीरो मत कर देना। जब डेल्टा पी कांस्टेंट रहेगा तो हम जानते हैं कि वही पहले जानते थे क्या, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। W इक्वल टू पी डेल्टा V, ये हम लिख सकते हैं W इक्वल टू पी V2 माइनस V1। ये क्यों हो रहा है आपको समझ में आएगा। अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डबल ओ, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक, लिख छोड़ देना, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना तेज ना तो उसे छापे में फट से छाप ले, हम लिखने आए। चलिए स्क्रीनशॉट। फोर्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, समतापी। समतापी तुम लोग पापी, क्यों पापी आत्मा हो। चौथा पॉइंट है पांचवा, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या होगा, डेल्टा U बराबर जीरो, डेल्टा U बराबर जीरो। बराबर नहीं हो रहा है, समात्मक हो गया। डेल्टा U बराबर जीरो हो जाएगा ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से।
प्रथम नियम से Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस 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 W डेल्टा दी गई ऊष्मा कार्य में व्यय होगी। लिख लीजिए अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा, अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होगी। अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होगी। फिर से लिख लो अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होगी। 6 पॉइंट ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम, ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम और ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम जो विलिखित निकाय था वो इसमें भी होगा। ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम क्या होता है? Q इक्वल टू 0 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, Q का मान 0 इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या इसे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इसे ही हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो इतने लिखने के बाद इसके नीचे लिखोगे अर्थात निकाय द्वारा किया गया कार्य, अर्थात निकाय द्वारा किए गए कार्य से, अर्थात निकाय द्वारा किए गए कार्य से उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। अर्थात निकाय द्वारा किए गए कार्य से, यहां लगा है ना, यानी कि ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है। अर्थात निकाय द्वारा किए गए कार्य से आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। ठीक, इसी में कैसे लिख लो, यदि निकाय पर कार्य किया गया हो, यदि निकाय पर कार्य किया गया हो तो क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू, यहां देख लो, माइनस जब निकाय पर कार्य किया जाता है, अभी हमने देखा था अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो W धनात्मक होगा, अगर निकाय पर कार्य किया जाएगा तो W ऋणात्मक होगा, यह ऋण हो जाएगा। अर्थात डेल्टा U इक्वल टू W, डेल्टा इक्वल टू W, इसे रिवर्स कर दोगे जब निकाय कर, इसमें लिख लो यदि निकाय पर कार्य किया गया हो, यदि निकाय पर कार्य किया जाए, यदि निकाय पर कार्य किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। निकाय द्वारा कार्य किया जाए आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, निकाय पर कार्य किया जाए आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक, यहां तक कंप्लीट। थोड़ा सा हम बात करते हैं जल का जमना। पहला है ये समदाबित केस है, इसमें पहले हेड डाल दो जल का जमना, जल का जमना। देखो अगर हम जल है, पानी है, हम पानी नहीं है, हमारे पास पानी है, अगर पानी है और पानी को जमाया जाए तो जो उसकी लेटेंट हीट होगी, विशिष्ट ऊष्मा होगी, Q इक्वल टू क्या होता है? यम। अब क्योंकि ये जो लेटेंट हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, ये उसको जमाने में यूज हो रही है, यानी LF हो जाएगा। ठीक, अब अगर वो पानी जो है जम रहा है तो वो ऊष्मा को देगा, जब ऊष्मा को देगा तो यह क्या हो जाएगा? माइनस LF हो जाएगा Q का मान। आएगा समझ में? हम जानते हैं कि जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट का फार्मूला होता है, विशिष्ट ऊष्मा फार्मूला होता है Q इक्वल टू यम। अब अगर यल जमाने के लिए होगा तो LF हो जाएगा, अगर यल वेपोराइजेशन के लिए होगा तो LV हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यल क्या हुआ है? जमाने के लिए यूज हुआ है। और जब द्रव जमता है, जब द्रव जमता है, पानी जमता है तो वो ऊष्मा को रिलीज करता है, ऊष्मा को छोड़ता है, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस LV। आप पहले थोड़ा सा लिख लो, इसमें थोड़ा सा लिख लो, यम द्रव्यमान का जल, यम द्रव्यमान का जल बर्फ में जमता है, यम द्रव्यमान का जल, ये लिखने से पहले लिखना है, यम द्रव्यमान का जल बर्फ में जमता है, जमने पर निकाय को ऊष्मा देता है, जमने पर निकाय को ऊष्मा देता है। अर्थात Q इक्वल टू यम माइनस यम यल एफ, माइनस यम यल एफ। ऊष्मागति के प्रथम नियम से, यही Q का मान ऊष्मागति प्रथम नियम का, तो बात खत्म।
तो हम खुश ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्यू को मान रख दो माइनस एल एफ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू को मान रख दो माइनस एम एल एफ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू का मान क्या होता है, पी V2 होता है ना, यानी कि यहाँ पे अंतिम अवस्था क्या है, अंतिम अवस्था क्या है, बर्फ बन रहा है, यानी कि वी आइस माइनस वी वाटर वी डब्ल्यू, यहां पे क्या होगा, वी आई इज ग्रेटर देन वी डब्ल्यू। देखो P इक्वल टू होता है डेल्टा V, डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1, यानी जो बाद का आयतन है माइनस प्रारंभिक आयतन। तो हमने पानी को जमाया है तो बाद में क्या बना है, बर्फ, आई फॉर आइस, आइस माने बर्फ, तो बाद इन बर्फ का आयतन ऋण पानी का आयतन, बर्फ का आयतन क्या होगा, पानी के आयतन से ज्यादा होगा। इसको बना देना समीकरण 1, इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट हो गया। अगला लिखो, जल का उबलना, जल को उबलना, जब जल उबलेगा तो जो ऊष्मा होगी, जब पानी उबलेगा तो वो ऊष्मा छोड़ेगा, वो हीट को रिलीज करेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यम यल, जहां पे यल क्या है, लेटेंट हीट। अब ये यल किस लिए यूज हो रही है, वेपोराइजेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, यल वी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से वही काम फिर कर दो। अच्छा एक मिनट, इसमें पहले लिख लो थोड़ा सा, इसको लिखने से पहले लिख लो थोड़ा सा, यम द्रव्यमान का जल वाष्प में परिवर्तित होता है, यम द्रव्यमान का जल वाष्प में परिवर्तित होता है, उबलने पर निकाय से ऊष्मा लेता है, उबलने पर निकाय से ऊष्मा लेता है, उबलने पर निकाय से ऊष्मा लेता है, अर्थात Q इक्वल टू यम यल वी, अर्थात Q इक्वल टू यम यल वी। नीचे लिखो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्या है, यम यल वी प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा, पी, यहाँ फिर डेल्टा वी आएगा। तो बाद में क्या बना था, जो वेपर का था, वी में लिख रहा हूं, यहाँ पे वी क्या है, नीचे वाला वेपर यानी भाप का है, माइनस वी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू क्या है, वी डब्ल्यू क्या है, पानी का आयतन है, यहां हो जाएगा वी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन, समीकरण नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आज थोड़ा थका हुआ हूं और ये वीडियो रात में शूट हो रही है, तो शायद आपको लगे मेरी एनर्जी थोड़ी कम है, क्योंकि मैं आज बहुत स्पीड में चल रहा हूं, ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए चीजों को थोड़ा फास्ट करते चलो। अगर आपको समझ में ना आए, वीडियो आपके पास रहेगा, डाउनलोड कर लेना, बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी दिक्कत होगी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके या टेक्स्ट मैसेज करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बार बार देखोगे, मेरे ख्याल से इतना कोई टफ चीज में है नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। अगली हेडिंग लिख लो, अगला हेडिंग क्या होगा, अगली हेडिंग गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। देखो भैया, हम पहले बता दिए हम फिजिक्स के ज्ञाता नहीं है, हमको हेडिंग देखनी पड़ती है। ऐसा मत सोचो सर देख के पढ़ा रहे हैं, भाई देख के ही पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो हमको हेडिंग देखनी पड़ती है भाई, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं मेरे लिए। अच्छा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। अगर हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा होता है Q अपॉन में यम डेल्टा टी, ये है विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा, ठीक। अब अगर यहां से हम विशिष्ट ऊष्मा का ये है विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र, अगर हम परिभाषा निकालना चाहें, अगर हम यहां से परिभाषा निकालना चाहें तो बिना किसी से बताए एकदम चुपचाप धीरे से, यम बराबर, गजब हाल बजा तभी हम बोली, ठीक। तो बिना किसी से बताए चुपचाप यम बराबर 1 लिख देना,
और डेल्टा टी बराबर 1 लिख देना। तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू क्यू आ जाएगा। अब परिभाषा क्या बन गई, एकांक द्रव्यमान के किसी भी वस्तु एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, फिर से देखो क्योंकि भाई हमारा घर ना सड़क के किनारे है तो धाड़ 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 भाड़ 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 होता रहेगा, थोड़ा होता आप भी मैनेज करो, हम भी मैनेज करते हैं बचपन से ही, क्या करें। ठीक है, इसमें लिखो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखो, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा हेडिंग डालो विशिष्ट ऊष्मा, ये सूत्र मत लिखना, विशिष्ट ऊष्मा हेडिंग डालो, उसमें लिखो एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसके अंदर कुछ चीजें डिस्कस करनी है, वो आज हो पाएगी नहीं, थोड़ा सा बचा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो वही 3-4 चीज फिर से हम देख लेंगे। समतापी में क्या होगा, समतापी में क्या होगा, जो होता है ताम झाम देश का। पहले देख लो समतापी प्रक्रम में, पहले कौन सी हेडिंग है, पहला है रुद्धोष्म प्रक्रम में। रुद्धोष्म प्रक्रम में, अब रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा, Q बराबर 0। किसी का नंबर Q 0 होता है, तुम जानता है, हम जानता है, और कोई नहीं जानता है कि Q बराबर 0 होता है। ठीक ना। अरे भाई देखो रुद्धोष्म प्रक्रम है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा निकाय होता है, वातावरण को लेन देन करता नहीं। जब लेन देन करता नहीं, ऊष्मा 0 हो जाता है। जो ऊष्मा 0 हो जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा के सूत्र से, विशिष्ट ऊष्मा के सूत्र से C बराबर Q/m डेल्टा T होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक ना। Q इक्वल टू C इक्वल टू Q/m डेल्टा T, Q का मान 0 रख दो, 0 बटे में m डेल्टा T, अर्थात C बराबर, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 0 होती है। रुद्धोष्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा 0 होती है। छाप लो, केवल इंतजार मत करना, हम तुरंत मिटाएंगे, बता रहे हैं, फटाफट लिखते चलो। दूसरा होगा समतापी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में मच्छरों पर अत्याचार बढ़ रहा है, सरकार इसके बारे में कोई नियम उठाए, मतलब कदम उठाए। समतापी प्रक्रम में क्या होगा, डेल्टा T बराबर 0, अर्थात C इक्वल टू क्या होता है, Q/m डेल्टा T, सच दैट, यानी यदि यद्यप जो मन का तमाम बोल डाला, Q इक्वल टू m गुणे 0, या फिर इसमें C इक्वल टू Q/0। जब किसी भी चीज के डिनोमिनेटर, किसी चीज के हर में 0 आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। अर्थात समतापी प्रक्रम में जो निकाय की विशिष्ट ऊष्मा होगी क्या होगी, अनंत होगी। समतापी प्रक्रम में निकाय की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होगी। स्क्रीनशॉट लो फट से, हो गया होगा। स्थिर आयतन तीसरा, स्थिर आयतन में विशिष्ट ऊष्मा। देखो क्या देखोगे, स्थिर आयतन जो विशिष्ट ऊष्मा होगी ये क्या होगा, C इक्वल क्या होता है, इसको बोलेंगे CV, क्योंकि इसमें क्या है, आयतन स्थिर है। CV इक्वल हो जाएगा Q/m डेल्टा T ओवर V, जहां पे V क्या होगा, नियत होगा, जहां पे V क्या होगा, नियत होगा। यह है स्थिर आयतन पर किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। आप लोग केवल सूत्र लिखते चलो, बहुत ज्यादा इसको कुछ लिखा दे, इसमें क्या है लिखने लायक, कुछ लिखो, फालतू चीज रहेगी, क्या मतलब निकलेगा, लिख लो इसमें लिख लो। ये इतना लिखने के बाद लिखो, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए
आवश्यक ऊष्मा गैस की स्थिर आयतन पर आवश्यक ऊष्मा गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक, वही बात उसमें भी, स्थिर आयतन पर एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। चौथा स्थिर आयतन हो गया, स्थिर दाब। वाह, अमेजिंग, अजब हो गया। देखो भाई, लाइट कट गई थी, इसके आगे शुरू करो। ठीक है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? Cp इज इक्वल टू Q अपॉन में एम डेल्टा T ओवर T इज इक्वल टू ये इसमें भी लिख लो, इसमें लिख लो। किसी गैस का ताप स्थिर रखते हुए, किसी गैस का दाब स्थिर रखते हुए, गैस के एकांक द्रव्यमान का तापमान, गैस के एकांक द्रव्यमान, ये यम है, गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कह लेते हैं। दाब को स्थिर रखते हुए किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। हो गया। अगला और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हेडिंग, अगली हेडिंग है मेयर का सूत्र। इसे बोलते हैं Cp। अच्छा, आप इसमें थोड़ा चीज और बता दें। इसके पहले एक चीज और समझ लो, आणविक विशिष्ट ऊष्मा। गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा, इसमें क्या होता है, हमने देखा जो विशिष्ट ऊष्मा थी C इक्वल टू Q अपॉन यम डेल्टा T था ना। जब हम बात करेंगे आणविक विशिष्ट ऊष्मा की, तो यम को हम क्या करेंगे, म्यू से रिप्लेस कर देंगे, Q इक्वल टू यम अपॉन म्यू डेल्टा T। तो अगर हम बात करें पहला स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, तो यहां क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू Q अपॉन में म्यू डेल्टा T ओवर V। और दूसरा हो जाएगा स्थिर आयतन पर, भाई स्थिर दाब होगा, बहुत बड़ा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp इक्वल टू Q अपॉन में म्यू डेल्टा T ओवर T। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तब मेरे को सूत्र पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट और आज की लास्ट हेडिंग, होगी मेयर का सूत्र। इसे बोलते हैं Cp Cv में संबंध या Cp Cv में अंतर। तीनों में से कोई भी पूछ ले, चीज सेम ही होगी। तीनों में से कोई भी पूछ लेगा, चीजें क्या होंगी, सेम ही होंगी। इसमें 2-3 लाइन लिखना है, लिख लो फटाफट, कंप्लीट करें आज का। लिखो, पहले डालो उत्पत्ति, इसमें लिखो स्थिर आयतन पर
इसके आगे डैश लगा के लिखो, डैश लगा के लिखो। माना गैस को Q1 ऊष्मा देने पर, माना लिख ही दें तो ऐसे पता लिखा जान नहीं लिखा, माना गैस को Q1, माना गैस को Q1 ऊष्मा देने पर ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो तो, ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C डेल्टा टी इंटू म्यू। यहां देखो C इक्वल टू होता है Q अपॉन म्यू डेल्टा टी, यहां से Q का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, C डेल्टा टी इंटू म्यू। बात वही भी, ठीक ना। ये हो गया समीकरण 1, इसको नहीं लिखना है, मिट कॉमा कहां गया भाई, ये हो गया। दूसरा लिखो स्थिर दाब पर, चलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, प्रथम नियम क्या है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब अभी हमने देखा था कि स्थिर आयतन पर जो किए गए कार्य होगा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V, और डेल्टा V जीरो है। जब ये जीरो तो W क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू डेल्टा U, या Q का ही मान यहाँ Q1 कर दो, Q1 का ही मान कितना आया है, C डेल्टा T इंटू म्यू। ये बनाओ समीकरण 1, ठीक। अब सेकंड लिखो स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर होगा, माना गैस को Q2 ऊष्मा देने पर, माना गैस को Q2 ऊष्मा देने पर ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू C डेल्टा टी इंटू म्यू, Q2 इक्वल टू C डेल्टा टी इंटू म्यू। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q2 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस W। यहां क्या लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ऊपर का इरेज कर सकूं। हो गया स्क्रीनशॉट। जो इक्वेशन नंबर 1 आया था इसको लिख लो कहीं कॉर्नर पे। इक्वेशन नंबर 1 आया है डेल्टा U इक्वल टू C डेल्टा T इंटू। तो अब इसी को आगे लिखते हैं, उसमें गए द्वितीय नियम से Q2 इक्वल टू क्या मिला है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये Q2 को मान रख दो, Q2 तथा डेल्टा U का मान रखने पर, Q2 तथा डेल्टा U का मान रखने पर Q2 हमको क्या मिला था, Q2 मिला था, अभी तो मिला था Cp था, वहां पे, यहाँ पे जो C है ये V रहेगा, और वहां पे जो इसके पहले भी Q2 हमको मिला था ना, वहां पे जो C था उसको Cp कर देना। Q2 मान क्या हो जाएगा, Cp म्यू डेल्टा T बराबर डेल्टा U मान क्या आया है, Cv म्यू डेल्टा T प्लस P डेल्टा V। ठीक ना। अब हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण से। कुल मिलाकर हमको यहां पर म्यू ऐड करना, ताकि यहां म्यू है, यहां म्यू है, हम म्यू को हटा सकें। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर NRT। अगर ये मोलर होगा तो PV बराबर म्यू RT। ठीक, अगर तापमान परिवर्तन होगा तो P डेल्टा V, या करते चलो, या P डेल्टा V बराबर म्यू R डेल्टा T।
तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, क्या जाएगा, Cp म्यू डेल्टा टी बराबर Cv म्यू डेल्टा टी प्लस म्यू आर डेल्टा टी। म्यू डेल्टा टी कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, Cp बराबर, यहां भी म्यू डेल्टा टी कॉमन ले लो, म्यू डेल्टा टी, यहां पे क्या बचा, केवल Cv प्लस यहां पे क्या बचा, केवल R। म्यू निकल गया, डेल्टा टी निकल गया, केवल R बचा। अब ये म्यू डेल्टा टी इस म्यू डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। ये फिर हमारे नीचे क्या बचा, Cp इज इक्वल टू Cv माइनस R, या हम इसे लिख सकते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R। नीचे लिख दो, यही मेयर का सूत्र है। आज का काम कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो ये मेयर का सूत्र था। उम्मीद करता हूं आप लोग को चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा आज बहुत फास्ट समझाया हूं, मुझे पता है। आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, जैसे भी मन करे पॉज करके देख लो, पहली बात। और दूसरी बात, अगर किसी के मन में ये हो कि सर जो है व्यूज के लिए, सब्सक्राइब के लिए, शेयर के लिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्लास के बच्चों के लिए है। आपको मन करे, आपको जैसा डील करना वैसे डील करो। मेरा प्राइम फोकस है कि आप लोग इसको समझ लो, क्योंकि स्कूल में टाइम मिलने वाला है नहीं, ठीक है। स्कूल में आप लोग जैसे आओगे, आपके एग्जाम चालू हो चुके रहेंगे, तो उसके बाद फिर इन चीजों को पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ना मुझे टाइम मिलेगा, ना आपको टाइम मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे अभी 11th में नहीं समझ लोगे उस गति को, तो 12th में जाके आपको दिक्कत हो जाएगी। बस इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको यूट्यूब पे इसको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, ताकि आप भी समझ लो। तो नोट्स भी बना लो आप इसके, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।